बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज का हमारा टॉपिक है प्रोलैप्सिस एनाई। यानी मकद का अखराज या अखराज मकद या कांच का निकल आना, इसको हम इस तरीके से बताते हैं कि जो हमारा निज़ाम है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता यह है कि सबसे ऊपर जो है हमारा रेक्टम होता है एंड वाली जगह पे, उससे नीचे एनस होती है। एनस जो है वो बाहर निकल आती है पखाना करते वक्त या पखाना करने के बाद, तो इसको हम कहते हैं प्रोलैप एनस या प्रोलैप्सिस एनाई। तो इसमें होता यह है कि बड़ा ये तकलीफ दे मरहला होता है। इसके अंदर हमें पेशेंट को आमतौर पर रिलीफ देने के लिए बाज़ दफ़ा हम ये कहते हैं कि नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर उसके टब के अंदर बैठा जाए। और इसकी पहले तो हम ये देखते हैं कि काज़ज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और फिर इसके इलाज के हवाले से बात करेंगे कि होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है। कांच निकलने को सबसे पहली बात तो यह है कि एक मामूली एक आम चीज़ नहीं समझना चाहिए, बच्चों में है या बड़ों में है। जब तक तो ये हम एक्यूट कंडीशन में होती है तो उसका इलाज बड़े आसानी से कर लेते हैं। यानी वो जब मर्ज़ की इब्तदाई शक्ल होती है तो उसमें इलाज बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन उस वक़्त हम इसको लाइट लेते हैं। होता क्या है, होता यह है कि पखाना करने के बाद रफ़ा हाजत के बाद आता है बच्चा है तो माँ उसकी जो है उसको उंगली से प्रेस करके अंदर डाल देती है, या मर्द है बड़ा है तो वो पखाना करने के बाद रफ़ा हाजत के बाद जब वाशरूम से निकलता है तो उसके बाद वो या तो खुद ही खड़े होने से वो अंदर चली जाती है, या ये होता है कि वो खुद अपनी फिंगर से प्रेस करके अंदर डाल देता है उसको और वो अपनी जगह पे चली जाती है। तो इस चीज़ को एक मामूल बना लिया जाता है। लेकिन एक वक्त ये आता है कि बाद में ये हर पखाने के साथ खारिज होना शुरू होती है। इवन यहाँ तक कि छींक से भी, खांसी से भी, या कोई वेट लिफ्टिंग से भी, थोड़ा सा बोझ उठाने से भी, या पाँव के बल बैठने से भी ये जो एनस का ये हिस्सा जो है वो बाहर निकल आता है। और फिर एक वक्त ये आता है कि एनस मुस्तकिल बाहर रहती है, उसको प्रेस करने से भी वो अंदर नहीं जाती है। तो इससे ये होता है कि वो चूँकि बाहर निकल आई होती है और बाहर निकल आने की वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रेस हो जाती हैं, उसकी जो वेन्स होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं उसमें आ जा रही होती, जिसकी वजह से इसमें अल्सर भी पैदा हो सकता है, इसमें कैंसर भी बन सकता है और यहाँ पे गैंग्रीन भी बन सकती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं कि जिस वक्त इस तरह की कंडीशंस हों तो उस वक्त अगर हम होम्योपैथिक का इलाज करेंगे तो ये क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं। और इस सीवियर कंडीशन के अंदर हमारे लिए ये होता है कि हम साथ ही अल्सर का भी इलाज कर रहे होते हैं, या साथ ही हम उसके जो है वो गैंग्रीन का ट्रीट कर रहे होते हैं, या साथ ही वो उसके कैंसर का, सरतान का, या उसके ज़ख्मों का या फिशर का भी इलाज कर रहे होते हैं। साथ ही प्रोलैप्सिस एने का भी इलाज हो रहा होता है, मकद के अखराज का भी हो रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती हैं, फिर इनका इलाज थोड़ा मुश्किल भी होता है, थोड़ा लंबा भी होता है। तो अगर इसको इनिशियल स्टेज में ही ले लिया जाए तो ये इंतहाई आसान होता है और क्योरेबल होता है। अगली चीज़ ये है कि मकद जब बाहर निकल आती है तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे कोई गेंद नुमा चीज़, कोई बॉल जो है वो हमारे जो हिप्स हैं उसके अंदर रखा हुआ है, तो फिर इस तरह से इजी बैठना मुश्किल होता है किसी भी जगह पर। और इसके अलावा पाकी का भी बहुत मसला होता है। पहली बात तो यह है कि जो एनस है, मकद है, उसके इर्द गिर्द म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में तो वो म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हर वक्त वो चिपचिपी सी रहती है। उसका ये खासा है इस मेम्ब्रेन का, इस झिल्ली का, कि उसने हर वक्त चिपचिपा रहना है। तो चिपचिपा रहने की वजह से बच्चों में भी जब मकद बाहर निकली होती है तो जो वालदा है या कोई फ़र्द है जो उसके वॉश करता है, उसकी जगह को सफाई करता है, तो उसको अच्छे तरीके से महसूस करता है कि वो सफाई नहीं हुई है, और फिर उसके हाथों को भी चिपचिपाहट लगती है, तो वो समझता है कि ये
मतलब पूरा वो उस तरीके से साफ नहीं कर सकी वो अपने बच्चे को। और अगर बड़ा है तो बड़ा बहुत ज़्यादा पानी लगाने के बावजूद, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसके हाथों में भी और उसकी उस जगह पर भी इस तरह से चिपचिपाहट होती है कि उसको नापाकी का एहसास मुश्किल रहता है। तो ये भी एक चीज़ इसमें पाई जाती है कि उसकी वजह से इंसान अपने दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर इरिटेट सा रहता है कि पूरे तरीके से सफाई नहीं हुई है। तो मकद का मुस्तकिल बाहर रहना ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो ही इस तरह की कोई अलामत पैदा हो कि एनस बाहर निकल आता है, मकद बाहर निकल आता है पखाने के साथ, तो आपको फ़ौरन अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि इसके लिए टॉप ग्रेड मेडिसिन कौन सी हैं और बतौर कैटालिस्ट यानी उन मेडिसिन के असर को तेज़ करने वाली मेडिसिन कौन सी हैं। तो उनको हम देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टॉप ग्रेड मेडिसिन जो इसमें इस्तेमाल होती है वो अग्नेशिया है। अग्नेशिया हमारा एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रोलेप्सिस एने के लिए बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसमें हर पखाने के साथ मकद का बाहर निकल आना ये पाया जाता है। और फिर यह है कि पखाना करने के बाद ऐसे लगता है जैसे शदीद दर्द हो रहा है और ऊपर को दर्द जा रहा है। और जब एनस बाहर निकलती है, मकद बाहर खारिज होती है, तो उस वक़्त ऐसे लगता है जैसे चाकू से कोई या भाले से जो कोई उसमें ज़ख्म कर रहा है। इस तरीके का जो है ना वो शदीद किस्म का, जैसे किसी वो पिन से कोई उसको काट रहा है, किसी चीज़ से काट रहा है, कोई सीजर से काट रहा है उस जगह को। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये जो एग्नेशिया है इस तरह की अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। हम देखें तो इसके बाद की जो मेडिसिन है हमारे पास म्यूरेटिक एसिड है, एसिड म्यूरेटिकम भी उसको बोलते हैं हम। तो ये भी बहुत अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब पेचेस हों और उसके बाद ये मसला प्रॉब्लम हो। तो पोडोफाइलम है, पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब वज़ा हमल के बाद मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं फीमेल के, तो उसके बाद जो है ना वो प्रोलेप्सिस एने का मसला बनता है। तो उस वक्त ये दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। और डायरिया है, डायरिया के अंदर और जर्द रंग के बहुत ज़्यादा मिकदार में जिनमें पानी अलग हो और जो फुटकियों की तरह का पखाना हो, तो उस वक्त उसके बाद एनस जो है वो बाहर निकल आए, तो इसके लिए पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं, मसलन नक्सवमीका है। नक्सवमीका ख़ास तौर पर सुबह के वक्त मकद का खारिज बाहर निकल आना और पखाना करने के बाद मकद का बाहर निकलना, और ऐसे लोगों का मकद का बाहर निकलना जो ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और सहल ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, तो उनमें मकद का बाहर निकलना उसमें नक्सवमीका बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा हम देखें तो मैंने आपसे बात की थी कि हम बताएंगे कि कैटालिस्ट के तौर पर कौन सी मेडिसिन काम करती हैं। तो उसमें एक सल्फ़र है और एक हमारे पास इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन लाइकोपोडियम है। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो जब हम दे रहे होते हैं, मसलन नक्सवमीका दे रहे हैं और उसके असरात जो हैं वो आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो आप दरमियान में एक सल्फ़र 200 की डोज़ ले लें तो वो अच्छे असरात उसके दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास लाइकोपोडियम है, मसलन एलो मेडिसिन है जो मकद के अखराज, ख़ास तौर पर जब इंसान का हर वक्त जहन मकद पर रहे, तो कि भी अभी कहीं बाहर ना निकल आए, कि अभी बाहर ना निकल आए, तो उस वक्त जब हम ये मेडिसिन एलोज देंगे, ये इसके लिए एलो जो है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। लेकिन जब वो मेडिसिन दे रहे होते हैं और वो उसके असरात कुछ कम नज़र आते हैं, तो हम साथ ही लाइकोपोडियम 200 की एक डोज दे लें हफ्ते में एक बार, तो इसी मेडिसिन के असरात बढ़ जाएंगे। यानी कैटलिस्ट से मुराद ये होती है कि वो खुद तो कोई अमल नहीं करता, खुद तो वो उसका कोई किरदार नहीं होता, लेकिन वो अमल को तेज़ कर देता है, किसी दूसरी दवाई के अमल को तेज़ कर देता है। तो इस तरीके से हम इसको कैटलिस्ट कह देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास मर्क साल है, जब पेचस हों यानी उनके साथ खून भी आए। एक होते हैं सादा दस्त, जो है दस्तों में तो मैंने आपको बताया है कि डायरिया जो होता है उसमें तो हम पोडोफाइलम देंगे, लेकिन अगर साथ पेचस आ रहे हैं यानी खून आ रहा है साथ, तो खून की सूरत में
हम मकद के अखराज के लिए मर्कसाल मेडिसन बहुत अच्छी है, वो दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर साथ आँव भी आ रही है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा भी, म्यूकस भी बाहर खारिज हो रही है और साथ खून भी हो रहा है, खारिज हो रहा है, तो ऐसे पेचेस की सूरत में हम उसको मरक़ार देंगे, तो इससे भी हमें बहुत जल्दी जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। पोटेंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हर पेशेंट के लिए उसकी फ़िज़ीक को देखकर, उसकी एज को देखकर ही पोटेंसी का इंतखाब किया जाता है। ये मेडिसिन हम 6 में भी दे सकते हैं, हम इसको 30 में भी दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं, 1M में भी दे सकते हैं, CM में भी दे सकते हैं, 10 CM में भी दे सकते हैं और LM पोटेंसीज़ में भी दी जा सकती हैं। लेकिन ये मुआलिज जो है उस वक्त फैसला करता है जिस वक्त वो पेशेंट की हिस्ट्री ले रहा होता है कि इसको कौन सी पोटेंसी में ये मेडिसिन जो है वो मुफीद रहेगी। तो मैंने चीदा जो इसके लिए मेडिसिन है, जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है, वो उनका मैंने जिक्र किया है, जिनमें हमारे पास स्पोडोफाइलम है, जिसमें मर्कसाल है, मरक़ार है, म्यूरेटिक एसिड है, एलो है, सल्फ़र है, लाइकोपोडियम है, इग्नेशिया है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम इस जो मकद के अखराज के हवाले से उसको रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हेलोनियाज है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हमारे काम आती है। कैलकेरिया फ्लोर है, कैल्शियम फ्लोरिकम जो है इसके लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। लेकिन ये सारी जितनी भी मेडिसिन हैं इनको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी मुआलिज के मशवरे से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही मेडिसिन ली जाएं तो फ़र्क पड़ता है और इलाज होता है। हम अपने मुआलिज से मिलें और उसको अगर इब्तदाई हालत में ही उससे अगर रब्ता कर लेते हैं तो ये केस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसको हैंडल करना। लेकिन जो ही ये क्रॉनिक हो जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका इलाज भी लंबा होता है। इसलिए इब्तदाई अलामात में ही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब कब्ज़ होना शुरू हो जाती है अगर उसी वक्त ही हम ये इलाज शुरू कर लें, या कोई पेचेस या जो हमारे जो दस्त हैं वो संग्रहणी की सूरत इख्तियार करने से पहले ही हम अगर इलाज शुरू कर लें तो प्रोलेप्सिस एने तक पहुँचने से पहले ही हम इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।